हमारा आज का जो टॉपिक है वो है उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, जो कि दिल्ली में है हमारा। इसका अगर उद्घाटन देखा जाए तो 28 जनवरी 1950 में हुआ था। यह हमारे किस भाग में आता है? तो ये 5वें भाग में आता है, 5th में। और इसमें आर्टिकल 124 से 147 तक इसके बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 124 से 147 तक, और ये भाग 5th में आता है, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। मूल संविधान में 8 थे न्यायाधीश, लेकिन वर्तमान में 31 हैं। 2009 में केंद्र सरकार ने न्यायाधीशों की जो संख्या थी वो 26 से 31 कर दी है, ठीक है, 2009 में। अगला पॉइंट है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? राष्ट्रपति। तो ये चीज़ ध्यान रखने की योग्य है कि नियुक्ति कौन करता है? हमारे राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। एवं न्यायालयों के न्यायाधीश की सलाह के बाद करता है। ये चीज़ आपको देखनी बनती है कि मुख्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति तो करता है, और अन्य न्यायाधीशों एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह के बाद, मतलब सलाह ज़रूरी है तभी नियुक्ति हो सकती है मुख्य न्यायाधीश की और अन्य न्यायाधीशों की। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह के बाद नियुक्ति होती है। और ये आर्टिकल किस में? आर्टिकल 124(2) में। अगला पॉइंट है कि मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश का परामर्श आवश्यक है। जैसे राष्ट्रपति ने अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की, लेकिन उसकी जो सलाह होगी वो मुख्य न्यायाधीश की सलाह से, परामर्श से वो नियुक्ति कर पाता है। तो मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य जो न्यायाधीश की नियुक्ति है उसमें मुख्य न्यायाधीश का परामर्श आवश्यक है। मुख्य न्यायाधीश द्वारा इस मामले में जो भी सलाह दी जाती है वो राष्ट्रपति को मानने के लिए बाध्यकारी है। मतलब राष्ट्रपति मना नहीं कर सकता, उसको निर्णय लेना ही पड़ेगा। यानी मुख्य न्यायाधीश द्वारा इस मामले में जो भी सलाह दी जाती है वो राष्ट्रपति को मानने के लिए बाध्यकारी है, मतलब वो बाध्य है। अर्हताएं देखें तो भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी उच्च न्यायालय का 5 साल का तजुर्बा हो न्यायाधीश बने रहने का, यानी किसी उच्च न्यायालय का 5 साल के लिए न्यायाधीश रहा हो, किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय का। 10 वर्ष तक वकील होना चाहिए, उसका अनुभव होना चाहिए एडवोकेसी का 10 साल का, किसी उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों को मिला के वो 10 वर्ष तक वकील होना चाहिए। तो एक तो ये हो गया कि उसे किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय का 5 साल का न्यायाधीश होना चाहिए। दूसरा ये कहता है कि किसी उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों को मिला के 10 वर्ष तक वकील होना चाहिए। संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का जो कार्यकाल है वो तय नहीं किया गया है। अगर देखा जाए तो इसके उपबंध में जो आयु होती है वो 65 तक ये अपने पद पर बना रह सकता है, यानी 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर वो बना रह सकता है। त्यागपत्र, राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र दे सकता है। संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाना, यानी संसद सिफारिश करती है तब राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकता है। उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको हटाने का एक ये भी है कि राष्ट्रपति के आदेश पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। लेकिन राष्ट्रपति ऐसा तभी कर सकता है जब इस प्रकार हटाए जाने से संसद द्वारा उसी सत्र में ऐसा संबोधन हो
यानी संसद द्वारा उसी सत्र में ऐसा संबोधन किया गया हो, तभी वह उसे उसके पद से हटा सकता है। इस आदेश को संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत यानी 2/3 का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। तो इस आदेश को संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत यानी सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और सदन के उपस्थित व मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत का समर्थन मिलना चाहिए, तभी वो इस आदेश से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकता है। ठीक, अब महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से भी हटा सकता है। जैसे इसमें एक निष्कासन प्रस्ताव होता है पारित, जिसमें 100 सदस्य होते हैं लोकसभा के। इस मामले में लोकसभा के मामले में 100 सदस्य और राज्यसभा के मामले में 50 सदस्य। ठीक है, निष्कासन प्रस्ताव पारित करने के लिए अध्यक्ष या सभापति इनके साइन होने चाहिए। ठीक है, फिर ये स्वीकार भी कर सकते हैं, अस्वीकार भी कर सकते हैं। अगर स्वीकार कर लिया, ठीक है, अगर अध्यक्ष या सभापति इनके साइन होते हैं, अगर इन्होंने स्वीकार कर लिया तो 3 सदस्यीय समिति का गठन होता है। 3 सदस्यीय समिति के गठन में कौन कौन होता है? एक तो मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश होता है इसमें, इसका सदस्य। दूसरा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित न्यायवादी। यानी जो महाभियोग की प्रक्रिया है उसमें एक निष्कासन प्रस्ताव पारित होता है। लोकसभा के मामले में होगा तो 100 सदस्य, राज्यसभा के मामले में होगा तो 50 सदस्य। इसके बाद ये जाता है साइन करने के लिए अध्यक्ष सभापति के पास। इन्होंने अगर स्वीकृति दे दी तो 3 सदस्यीय समिति बनती है, जिसमें आते हैं मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश आएगा, दूसरा आएगा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश और तीसरा आएगा इस समिति में सदस्य के रूप में प्रतिष्ठित न्यायवादी। अगर दोषी है तब तो विचार कर सकती है विशेष बहुमत से, फिर पारित भी हो जाता है और फिर ये जाता है सीधा राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति फिर इसको हटाने का आदेश दे देते हैं। तो महाभियोग की प्रक्रिया इतनी है। लोकसभा के मामले में होगा तो 100 सदस्यों की और राज्यसभा के मामले में 50 सदस्य। साइन करने के लिए जाएगा ये अध्यक्ष सभापति के पास। इनके साइन होने के बाद अगर इन्होंने स्वीकार कर लिया कि हाँ दोषी है, तो 3 सदस्यीय समिति बनती है। उन 3 सदस्यीय समिति में मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश आएगा, दूसरा राज्य के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश आएगा और प्रतिष्ठित न्यायवादी आ जाएगा। इन लोगों ने अगर ये मान लिया कि दोषी है, वो व्यक्ति दोषी है, तो विशेष बहुमत से पारित हो जाता है। पारित होकर सीधा जाता है राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति इसको हटाने का आदेश दे देते हैं। तो इस तरह से ये पद से हटा दिया जाता है। अब इसके वेतन भत्ते की बात की जाए तो ये आर्टिकल 125 में है। वेतन भत्तों की बात की गई है इनकी, यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते की बात की गई है, जो संसद द्वारा निर्धारित होते हैं और इनका व्यय संचित निधि, जो भारित संचित निधि है, उस पर भारित होता है। अब कुछ पॉइंट है, जैसे मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, वह अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो या अपने दायित्वों का अच्छी तरीके से निर्वहन करने में असमर्थ हो, तब राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। और ये आर्टिकल हमारे 126 में है। ठीक है, जब भी मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो, वह अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पा रहा हो या अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो, तब राष्ट्रपति क्या करता है कि वो किसी न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर देता है। और ये आर्टिकल है 126 में। ये याद कर लें कि ये आर्टिकल कभी कभी पूछ लेते हैं एग्ज़ाम्स में कि इस आर्टिकल में क्या बताया गया है। तो ये आर्टिकल 126 में बताया गया है कि जब पद रिक्त हो, असमर्थ हो अपने कार्यों के निर्वहन में, तब राष्ट्रपति
न्यायाधीश को, किसी भी न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है आर्टिकल 126 में। अगला पॉइंट क्या है कि जब कभी कोरम पूरा करने में स्थायी न्यायाधीशों की संख्या कम हो रही हो तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वह किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अस्थायी काल के लिए उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। ये आर्टिकल 127 में बोला गया है कि कोई भी कोरम पूरा करने में स्थायी न्यायाधीशों की संख्या कम पड़ रही है, ठीक है, तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को अस्थायी काल के लिए उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर देगा। यदि कोरम में स्थायी न्यायाधीश की संख्या कम पड़ रही है तो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश क्या करेगा, वो अस्थायी काल के लिए उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कर देता है। मतलब किसी भी न्यायाधीश को अस्थायी काल के लिए तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर देगा जब कोरम में स्थायी न्यायाधीशों की संख्या कम पड़ रही हो तब। तो ये आर्टिकल 126 में बोला गया है, ठीक है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श और राष्ट्रपति की मंजूरी पर ही ये ऐसा कर सकता है। तो मतलब राष्ट्रपति की मंजूरी इसमें ज़रूरी है। अगला पॉइंट है कि न्यायाधीशों के आचरण में संसद में बहस पर प्रतिबंध। न्यायाधीशों के आचरण पर संसद में कोई बहस नहीं हो सकती, मतलब प्रतिबंध है। दूसरा पॉइंट हमारा ये कहता है कि मुख्य न्यायाधीश को बिना कार्यकारी के हस्तक्षेप के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नियुक्त करने का अधिकार है और सेवा शर्तें भी वो तय करता है कि मुख्य न्यायाधीश को बिना कार्यकारी के हस्तक्षेप के अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त करने का अधिकार है और वो सेवा शर्तें भी तय कर सकता है। अगला पॉइंट है कि संसद को उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र और शक्तियों में कटौती का अधिकार नहीं है, लेकिन वो वृद्धि कर सकता है। संसद को अधिकार तो नहीं है कटौती करने का, लेकिन उनकी शक्तियों न्याय क्षेत्र में लेकिन वृद्धि कर सकता है। अब हम बात करते हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के न्यायाधीश की जो जितनी भी शक्तियां हैं, क्षेत्राधिकार हैं, उनके बारे में। जैसे मूल क्षेत्राधिकार भारत के संघीय ढांचे की विभिन्न इकाइयों के बीच किसी विवाद पर संघीय न्यायालय की तरह निर्णय देना, केंद्र व एक से अधिक राज्यों के बीच, दो या अधिक राज्यों के बीच विवाद पर संघीय न्यायालय की तरह निर्णय लेता है। न्याय क्षेत्र में अंतर्राज्यीय जल विवाद हुआ वित्त आयोग के सदस्यों के संदर्भ में और केंद्र राज्य के बीच खर्चों, पेंशन, इनके समझौतों पर ये निर्णय ले सकता है। न्यायाधीश क्षेत्राधिकार जैसे उच्चतम न्यायालय को अधिकार प्राप्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार प्रेक्षा पर न्यायादेश जारी कर नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करे, ठीक है। अगला है अपीली क्षेत्राधिकार, यानी संवैधानिक मामलों में अपील करना, दीवानी मामलों में, आपराधिक मामलों में और विशेष अनुमति द्वारा अपील करना। सलाहकार क्षेत्राधिकार, आर्टिकल 143 में कहा गया है कि संविधान राष्ट्रपति को दो श्रेणियों के मामले में उच्चतम न्यायालय से राय लेने का अधिकार देता है, जैसे सार्वजनिक महत्व के किसी मसले पर प्रश्न उठाना या किसी पूर्ण संवैधानिक संधि, समझौते आदि पर विवाद होने से राष्ट्रपति को अपना मत देना अनिवार्य है, लेकिन बाध्य नहीं है। दोनों मामले में राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता है। तो आर्टिकल 143 संविधान राष्ट्रपति को दो श्रेणियों के मामले में उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश से उससे राय लेने का अधिकार देता है। अगला है कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति, यानी संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए
और संघीय समानता बनाए रखने के लिए न्यायिक समीक्षा की शक्ति है इसको। संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है। ये एक पॉइंट ऐसा है जिसमें न्यायिक समीक्षा का प्रयोग कहीं भी नहीं है। अगला पॉइंट कहता है कि उच्चतम जो न्यायालय है वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंध में किसी प्रकार के विवाद का निपटारा करता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों के व्यवहार एवं आचरण की जांच करता है। दोषी पाने पर राष्ट्रपति से उसको हटाने की सिफारिश भी करता है उच्चतम न्यायालय। ठीक, तो उच्चतम न्यायालय का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंध में किसी प्रकार के विवाद का निपटारा करता है। मतलब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई भी विवाद खड़ा हो जाए तो उच्चतम न्यायालय उसका निपटारा करता है। यूपीएससी के अध्यक्ष सदस्यों के व्यवहार और आचरण की जांच करना, और अगर दोषी पाया गया तो राष्ट्रपति को उसको हटाने के लिए सिफारिश भी करता है उच्चतम न्यायालय। उच्च न्यायालय में जो लंबित पड़े मामले हैं ये उनको मंगवा सकता है, निपटारा कर सकता है। मामलों या अपील को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित भी कर सकता है। तो मतलब उच्च न्यायालय में जो भी लंबित पड़े मामले हैं वो उनको मंगवा सकता है, उन पर निर्णय ले सकता है। ठीक है, उनका निपटारा भी कर सकता है। मामले या अपील को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित भी कर सकता है। तो इसके काम है। न्यायाधीशों को हटाने संबंधी एक प्रस्ताव लोकसभा विघटित होने पर समाप्त नहीं होगा। मतलब न्यायाधीशों को हटाने संबंधी जो प्रस्ताव है वो लोकसभा विघटित हो गई, उसके बाद उसके विघटित होने पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, जैसे लोकसभा विघटित हो गई, अब न्यायाधीशों को हटाने संबंधी जो भी एक प्रस्ताव है वो समाप्त नहीं होगा, वो पारित होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स हैं, जैसे 124 आर्टिकल है, ये उच्चतम न्यायालय का गठन करना। 125 में न्यायाधीशों का वेतन हो गया। 129 में अभिलेख न्यायालय के रूप में। 133 में सिविल मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार। 134 में आपराधिक मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार और 139 में कतिपय विषयों पर रिट जारी करने की शक्ति। तो ये कुछ आर्टिकल जो मेन हैं जो कि एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं वही मैंने लिखे हैं इसमें। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। ये आर्टिकल 143(3) में है। ठीक है, कि सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। आर्टिकल 143(3) में इसका वर्णन किया गया है, तो ये याद करने योग्य है। इस तरह से हमारा जो उच्चतम न्यायालय है वो ख़त्म होता है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं बस वही पॉइंट्स पढ़ लेने हैं।